अगले टॉपिक की बात करते हैं, जहां पे कि हम बात करेंगे डिसिप्लिन और मोरल, दो चीजों की। जो कुम्हार होता है ना, वो जब बर्तन बनाता है तो एक तरफ से सपोर्ट करता है और दूसरे तरफ से ठोकता है, isn't it? जब हम गाड़ी भी चलाते हैं ना, देयर कैन नॉट बी एनी मूवमेंट विदाउट फ्रिक्शन। सिर्फ और सिर्फ वार्मथ और स्नेह और प्यार और एक्सेप्टेंस और अप्रूवल भी नुकसान करता है, और सिर्फ क्रिटिसिज्म, डांट फटकार, स्ट्रिक्ट एक्शन, उसका भी कोई फायदा नहीं होता। तो आज हम उन दो पहियों की बात करेंगे, हम उन टेक्निक्स की बात करेंगे जिसके थ्रू हम डिसिप्लिन इंस्टिल कर सकते हैं। जो प्रेजेंटेशन बनाया है उसमें बहुत जगह वर्ड एम्प्लॉय आ रहा है, उसको आप स्टूडेंट से रिप्लेस भी कर सकते हैं। और ऑब्वियसली जब आप लीडरशिप पोजीशंस में जाते हैं तो आपको किस तरह से आपके साथ आपके सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, उनको कैसे उनको मोटिवेटेड रखना है और उनको बाउंड्रीज भी सिखाना है। सो अकॉर्डिंगली हम इसके बारे में बात करेंगे। तो डिसिप्लिन की ना, जो मैंने डिक्शनरी में डेफिनेशन देखा, उसमें पता है क्या लिखा था? इट्स टू ट्रेन पीपल टू ओबे रूल्स यूजिंग पनिशमेंट टू करेक्ट डिसोबीडियंस। मैंने ये डेफिनेशन क्यों चूज किया? क्योंकि हम सब ये सोचते हैं या मानते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है पनिश करना, है ना, खींच के रखना, डांटना, isn't it? लेकिन जब हम डिसिप्लिन की रूट में जाते हैं कि ये वर्ड आया कहाँ से, तो आप देखो 3 शब्द लिखे हैं आपकी स्क्रीन पे। डिसिप्लिन का मतलब होता है टीचिंग, लर्निंग एंड ग्रोइंग। तो डिसिप्लिन का जो रिजल्ट है वो क्या होना चाहिए? लर्निंग एंड ग्रोइंग। और कहीं भी इसके रूट में नहीं आता कि डांटो, फटकारो, गुस्सा करो, पिटाई करो, प्रिजन में डाल दो, फांसी लगा दो। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रूट ऑफ द वर्ड डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन है क्या? इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग people so that they can develop self control. डिसिप्लिन वो है जो किसी को खुद को मैनेज करना सिखा दे और बिकमिंग मोर एफिशिएंट इन देयर वर्क, और अपने काम को और बेहतर तरीके से करना सिखा दे। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, क्योंकि मैं एक थेरेपिस्ट हूँ और हम सब टीचर्स भी हैं, पढ़ाती भी हूँ मैं साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को। और जब हम मेंटोर्स की भी बात करते हैं, आपको पता है मेंटरशिप प्रोग्राम भी एनईपी के अंडर, इट इज गोइंग टू बी अ कंपल्सरी पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशंस, मेंटर मेंटी रिलेशनशिप्स। जो मेंटोर होता है ना, जो गुरु होता है, जो गाइड होता है, जो टीचर होता है, उसकी ट्रेनिंग तब सक्सेसफुल है जब वो ट्रेनिंग पीरियड के बाद ना रिडंडेंट हो जाए। रिडंडेंट हो जाए मतलब उसके स्टूडेंट्स को अब उनकी जरूरत ना रहे। आपने उनको इतना आत्मविश्वास, आपने उनको इतना सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मैनेजमेंट सिखा दिया कि अब आपको हेलीकॉप्टर की तरह उनके सर के ऊपर घूमने की जरूरत नहीं है। उसे कहते हैं डिसिप्लिन। तो क्योंकि अंग्रेजों ने, फिर उससे पहले मुगल राजाओं ने हमारे ऊपर शासन किया इतने साल, तो वो तो बाहर से लोग आए थे ना, तो उन्होंने पावर और कोअर्जन और फोर्स का इस्तेमाल किया अपनी सत्ता जमाने के लिए। और वो 300 400 500 साल की गुलामी के बाद हम रियलाइज ही नहीं कर रहे कि डिसिप्लिन का मतलब पावर, कोअर्जन, पनिशमेंट नहीं है, इसका मतलब कुछ और ही है। और अगर इतना ही ये पावर, कोअर्जन, पनिशमेंट ही इतने इफेक्टिव अगर तरीके होते डिसिप्लिन लाने के, चाहे हम सोसाइटी की बात करें या हम कॉलेजेस स्कूल्स की बात करें या हम घरों की बात करें, तो पता नहीं कितने साल से हमारे पास करेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है जहां लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, फांसी दे दिया जाता है गलत काम करने के लिए। तो इससे तो क्राइम रुक जाना चाहिए। तो इसका मतलब कुछ तो है हमारे डिसिप्लिन को एग्जीक्यूट करने के तरीके में, जिसको चेंज करने की, जिसको एक नए दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। सो आज हम डिसिप्लिन की पहले बात करेंगे, जहां मैं आपसे पॉजिटिव और नेगेटिव डिसिप्लिन की बात करूंगी और हम कैसे नेगेटिव डिसिप्लिन यूज कर रहे हैं, वो फेल हो रहा है तो करें क्या। और दूसरे हाफ में हम मोरल बिल्डिंग की बात करेंगे कि एक बार हमने बाउंड्रीज सेट कर दी, हमने लोगों को सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ कंट्रोल सिखा दिया, तो फिर हमने उनकी जो उत्साह है, उनकी जो मोटिवेशन है, उसको हाई कैसे रखना है एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। आप देखिए, दो चीजें हैं, एक है लव और वार्मथ और एक है बाउंड्री, लिमिट। चाहे मैं घर की बात करूं,
चाहे मैं अब हमारे स्टूडेंट्स की बात करूं, चाहे मैं कॉलीग्स की, सबॉर्डिनेट्स की बात करूं, एक बैलेंस्ड लर्निंग के लिए, एक बैलेंस्ड ग्रोथ के लिए दो चीजें चाहिए। क्या चाहिए कि जब इमोशनली कुछ इशू है, चाहे वो आपके कॉलीग हैं, सबॉर्डिनेट हैं, आपके अपने बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप उनको वो वार्मथ, आप इमोशनली उनके लिए प्रेजेंट रहें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर इंस्टीट्यूशन में, हर घर में कुछ स्ट्रक्चर, कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, कुछ लिमिट्स एंड बाउंड्रीज का होना बहुत जरूरी है। जो घर, जो ऑर्गेनाइजेशंस वार्मथ पे हाई है, मतलब बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत वार्म हैं, कोई भी कुछ भी बात किसी से कह सकता है, कर सकता है, लेकिन वहां कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है, वो एक बहुत परमिसिव काइंड का ऑर्गेनाइजेशन है। वो घर भी हो सकता है, इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, कॉलेज भी हो सकता है। और जहां इतनी परमिसिव एनवायरनमेंट होगा, वहां सेल्फ रेगुलेशन फेल होगा। किसी को नहीं पता कि क्या नहीं करना है, क्योंकि कोई लिमिटेशंस, कोई बाउंड्रीज है ही नहीं। अब एक दूसरे किस्म का ऑर्गेनाइजेशन होता है, जहां जो जो ज्यादातर हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या जो हमारे घर हैं, हमारे परिवार हैं, वो अथॉरिटेरियन कैटेगरी में, नीचे राइट वाला, सबसे नीचे वाला जो क्वाड्रेंट है, वहां फॉल करते हैं। वो कैसा क्वाड्रेंट है? वो वहां क्या होता है? हाई, मतलब लिमिट्स, स्ट्रक्चर, बाउंड्री तो बहुत है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आप अपनी ग्रज किसी से नहीं बोल सकते, आप अपनी ग्रीवियंस किसी से शेयर नहीं कर सकते, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। सो कभी खुशी खुशी, कभी गम वाला, जो अमिताभ बच्चन था ना, कह दिया तो कह दिया। वी समटाइम्स हैव सच बॉसेस। कोई दलील नहीं चलता वहां पे। सो दैट इज वेरी अथॉरिटेरियन। तो आप डंडे के डर से, या पनिशमेंट के डर से, या इस तरह के डर से आप काम तो करा लोगे, लेकिन ओनरशिप नहीं होती इन ऑर्गेनाइजेशंस में। बॉस नहीं है तो काम नहीं होगा। इट इज एग्जैक्टली लाइक पुलिस वाला होता है तो हम सीट बेल्ट लगा लेते हैं, पुलिस वाला होता है तो हम हेलमेट पहन लेते हैं, पुलिस वाला नहीं होता तो ना हम सीट बेल्ट लगाते हैं ना हेलमेट पहनते हैं। चलान के डर से कुछ करना, वो अथॉरिटेरियन स्टाइल ऑफ लीडरशिप है। तीसरा जो नीले रंग में लिखा है, निग्लेक्ट, वो क्या है? ना प्रेम है, ना स्नेह है, ना कोई अथॉरिटी है, लेस फेयर। सब अपने अपने से आ रहे हैं, अपने से जा रहे हैं, कोई क्लास ले रहा टीचर, कोई नहीं ले रहा, कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई बाउंड्रीज नहीं, कोई लिमिट्स नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं। हेडलेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पे प्रिंसिपल्स नहीं होते, या जो लीडरशिप पोजीशन में जो लोग हैं वो केयरलेस होते हैं, केयरफ्री होते हैं। तो उन ऑर्गेनाइजेशंस का भी हाल आप जानते हो। जो बेस्ट सेटअप है वो है टॉप क्वाड्रेंट, राइट वाला, जहां लिखा है अथॉरिटेटिव, जहां यू आर रिस्पेक्टेड फॉर हु यू आर, जहां आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए भी जगह है, एंड एट द सेम टाइम there are certain protocols which everybody follows, inclusive of the head of the organization. So there are certain boundaries that everybody toes. There are certain rules which everybody abides by. ये जो organizations हैं, ये सबसे effective, सबसे productive organizations होती हैं, क्योंकि हमारी कोई पर्सनल ग्रजेस, ग्रीवियंसेस भी नहीं होती, क्योंकि अगर हैं तो कोई सुनने वाला है, हमारी सुनवाई है, और एक स्ट्रक्चर है जो सब फॉलो करते हैं ऊपर से नीचे तक हायरार्की में। तो हमारे पास इन कुछ चीजों पे कंप्लेन करने की कोई गुंजाइश नहीं कि मुझे 9 बजे क्लास के लिए बुला लिया या मुझे 8 बजे बुला लिया। भैया सब आ रहे हैं। सो डिसिप्लिन के दो स्तंभ हैं, दो पिलर्स हैं, वार्मथ और स्ट्रक्चर, या जैसे प्रोटोकॉल कह लीजिए, कोई बाउंड्रीज कह लीजिए, कोई डिसिप्लिन कह लीजिए। नाउ जब हम डिसिप्लिन की बात करें तो एक होता है नेगेटिव डिसिप्लिन, जिसमें हम पावर का, कोअर्जन का, फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, एंड इट इज एनफोर्स्ड डिसिप्लिन। हम क्यों फॉलो कर रहे हैं डिसिप्लिन? क्योंकि डंडा है, पेनल्टीज है, पनिशमेंट्स है, नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, मतलब फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। हम करना नहीं चाहते, बट सैलरी कट जाएगी, छुट्टी नहीं मिलेगी, या बच्चों के पर्सपेक्टिव से देखें, मार्क्स नहीं देगा टीचर, तो हम क्लास इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि हमें सब्जेक्ट से प्यार है, हम सिर्फ क्लास इसलिए लगा रहे क्योंकि अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी, पेपर में बैठने नहीं दे। सो नेगेटिव डिसिप्लिन का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? डर पैदा करना, मतलब रूल्स वायोलेट ना हो। क्यों? क्योंकि फियर ऑफ पनिशमेंट है। बट आप सबने एक बात सुनी होगी, When the cat is away, the mice likes to play, है ना? घर वाले घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। जब पता चला कि आज बायोमेट्रिक नहीं चल रहा है, या आज सीसीटीवी कैमरा नहीं चल रहा है, या आज ऐसा नहीं है, सो वापस उसी बिहेवियर पे
जो हमें अच्छा लगता है। तो डिसिप्लिन तो ये नहीं हुआ ना, क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब था सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ कंट्रोल। सो द पर्पस ऑफ नेगेटिव डिसिप्लिन इज टू इंस्टिल फियर ऑफ पनिशमेंट। कितने घर हैं जब तक पापा घर पे नहीं है, आपको याद है डीडीएलजे का वो सीन, आई थिंक हम सब लोग ऑलमोस्ट एक ही जनरेशन के होंगे, मौज हो रही है, मस्ती हो रही है, गाना बजाना हो रहा है, म्यूजिक बज रहा है, जैसे ही 5 बजे घर बैक टू नॉर्मल। मुझे याद है मेरी आजकल ऑटो ऑटो कॉप होता है ना गाड़ी में, सो मैं काम से वापस आती थी 5 बजे के करीब। सो माय सन वो 4:30-5 बजे तक कभी टैबलेट देखता था, कभी कुछ करता था, और फिर जैसे ही मम्मा की ऑटो कॉप की आवाज आई, टैबलेट संभाला और कुछ अच्छा अच्छा बच्चा, सो कॉल्ड अच्छा बच्चा बन के हम बैठ गए। सो नेगेटिव डिसिप्लिन कैन नॉट एलिमिनेट द बिहेवियर, वो मात्र उसको सप्रेस करता है। जैसे मैंने आपको बोला, कितने सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकती हूँ। जब हम इन्विजिलेटर होते हैं ना क्लासेस में, तो बच्चे चीट नहीं करते क्योंकि इन्विजिलेटर क्लास में खड़ा है, इन्विजिलेटर बाहर, चीटिंग शुरू। रोड पे देखें तो पुलिस वाला खड़ा है या सीसीटीवी कैमरा लगा है, तो हमने सीट बेल्ट पहन लिया, हमने हेलमेट पहन लिया। जिस दिन आपको पता आज संडे, आज पुलिस वाले नहीं होंगे, हम सोचते नहीं कि भैया वो हमारी सेफ्टी के लिए है, पुलिस वाले को कुछ नहीं मिल रहा उसमें से। तो जब हम कोअर्जन का, फोर्स का, पनिशमेंट का इस्तेमाल करते हैं, डांट डपट का, पिटाई का इस्तेमाल करते हैं, वो बिहेवियर कहीं नहीं जाता, बस थोड़ी देर के लिए सरफेस पे नहीं आता, और जैसे ही मौका मिलता है वी आर बैक टू स्क्वायर वन। और दूसरी बात, जब हम आप सोचो, मतलब हम सब लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, मोस्ट ऑफ अस, कोई अदर साइड ऑफ 30 होगा, कोई अदर साइड ऑफ 40 होगा, कोई अदर साइड ऑफ 50 होगा, और अगर मतलब इस तरह से जोर जबरदस्ती से और ऐसे सैलरी काट देंगे, तो प्रमोशन रोक देंगे, तो आपका डीए ठीक से नहीं देंगे, या ये नहीं, अगर हमको कोई ऐसे एक्सपेक्ट करे काम करने के लिए, तो क्या होगा? रिजेंटमेंट होगी, हॉस्टिलिटी होगी, और बस हम सब चालू काम करेंगे, चलता काम करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारा कोई कनेक्ट नहीं बनेगा, हमारा सेंस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, सेंस ऑफ ओनरशिप आएगा ही नहीं, क्योंकि हमको ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं माना जा रहा, हमको बस काम करने वाले लोग माना जा रहा है। और अगर काम नहीं करोगे मतलब मजदूर हो, काम नहीं करोगे तो भत्ता नहीं मिलेगा। सेम चीज बच्चों के ऊपर भी लागू होती है। जितना हम फोर्स का, कोअर्जन का, पनिशमेंट का इस्तेमाल करेंगे, children will not be bothered about learning, they would only be bothered about maybe so-called marks or the outcomes of the learning. तो पनिशमेंट का प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? पनिशमेंट का प्रॉब्लम या नेगेटिव डिसिप्लिन का प्रॉब्लम क्या है कि वो ना बिहेवियर के ऊपर फोकस नहीं करता, वो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द बिहेवियर पे फोकस करता है। तो साइकोलॉजी में हमने पनिशमेंट का एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा, जिसे हम कहते हैं ओमिशन ट्रेनिंग। इसे समझना जरूरी है एज अ डिसिप्लिनरी टूल। अगर हम किसी स्पोर्ट की बात करें, स्पोर्ट्स में बहुत चीटिंग होता है, बहुत अग्रेशन भी कई बार होता है। मान लीजिए किसी स्पोर्ट्स पर्सन ने किसी स्पोर्ट में चीट किया, तो एज अ पनिशमेंट उसको मैच फीस देनी पड़ गई। अब क्रिकेट जैसी गेम में 2-2.5 लाख रुपए मैच की फीस है, लेकिन जो उसने चीटिंग करी उसने उससे 2 करोड़ रुपए कमा लिया मैच फिक्स करके। मैच फीस तो दे दिया, बट क्या, फिर भी 1,98,00,000 का फायदा हो गया उसका। तो कोअर्जन है, फोर्स है, पनिशमेंट है, चलान है, सब लोग जानते हैं कि चलान में क्या होता है। ले भाई, तू 3,000 का चलान है, तू 500 रख ले, जाने दे। इट विल नेवर ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द बिहेवियर। तो पनिशमेंट का जो ऑल्टरनेटिव है ना, वो है ओमिशन ट्रेनिंग। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आप जानते हो ड्रिंक एंड ड्राइव का जो ऑफेंस है उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होता है, उसका क्या रिजल्ट होता है? एनीबडी? लाइसेंस सस्पेंडेड, गाड़ी इंपाउंड कर लेते हैं आप। तो ये समझने वाली बात है। क्या बात समझने वाली है कि आपने एक चालान काट के सामने वाले को गाड़ी देके घर भेज दिया, दैट विल नॉट हेल्प। जब आपने गाड़ी ही उसकी रख ली, तो अब वो ड्राइव क्या करेगा? ड्रिंकिंग रह गया, ड्राइविंग नहीं हो सकती, बिकॉज यू हैव इंपाउंडेड द कार। एक सवाल का और जवाब चाहूंगी मैं आपसे। मान लीजिए घर में 2 बच्चे हैं और टीवी के चैनल के ऊपर झगड़ा हो रहा है, दोनों मार काट रहे हैं, एक दूसरे को चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। क्या क्या स्ट्रेटजीज हम इस्तेमाल करते हैं सिचुएशन के साथ डील करने के लिए? जो वो ट्रेडिशनल तरीके ना, थप्पड़ मार दो और एक डांट मार दो, अरे यार तमाशा, सर्कस तो पहले ही हो रहा है ना, आपका थप्पड़ तो सर्कस को और बढ़ा देगा, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। सो जब आपने बोला कि टीवी बंद कर दो और उनको बोल दो कि जब तक तुम ये झगड़ा नहीं सुलटाते हो टीवी नहीं चलेगा, इसे ओमिशन ट्रेनिंग कहते हैं। सो ओमिशन ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं ना, वी टेक अवे समथिंग प्लेजेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल। किसी ने फास्ट ड्राइविंग करा, आपने उसका
लाइसेंस ही सस्पेंड कर दिया, 1 महीने के लिए वो गाड़ी चला ही नहीं सकता। ऐसे ही जब हम बच्चों को सस्पेंड भी करते हैं स्कूल से या कॉलेज से, जब बहुत डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़ता है, सस्पेंशन इज नॉट पनिशमेंट, इट इज ओमिशन ट्रेनिंग। एक और स्टेटमेंट मैं आपसे शेयर करती हूँ। हम क्या कहते हैं, वी विल गो टू द पार्क या आई विल गिव यू आइसक्रीम इफ यू फिनिश योर होमवर्क, लेट्स सपोज। अब आपने क्या करना ना, इफ को व्हेन से रिप्लेस कर देना है। आई विल गिव यू एन आइसक्रीम व्हेन यू फिनिश योर होमवर्क। इफ जो है ना वो एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। यहाँ इफ के हिसाब से ना पावर आपके पास है, अगर तू काम करेगा ना तो मैं तुझे आइसक्रीम दूंगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जब तुम काम कर लोगे ना तब आइसक्रीम ले जाना मेरे से आके। द बॉल इज इन द अदर पर्सन्स कोर्ट नाउ। सो आज के बाद आप अपने स्टूडेंट्स को ये नहीं कहेंगे आई विल गिव यू मार्क्स इफ यू submit your assignment. You will tell them you will get your marks when you submit your assignment. So how quickly can you do that? कल करोगे बेटा, परसों करोगे कि 1 हफ्ते बाद करोगे, लाइक जो भी डेडलाइन है। तो हमने ना, जिसे बोलते हैं ना, आग में घी नहीं डालना। हमने अपना पीस, क्योंकि हम एडल्ट्स हैं, चाहे हम अपने बच्चों की बात करें या हम अपने स्टूडेंट्स की बात करें, या अगर हम किसी को भी डिसिप्लिन कर रहे हैं, तो पावर पोजीशन में तो हम है ना, स्टेटस तो हमारा ऊपर है ना, तो जिसका स्टेटस ऊपर उसको समझदारी भी ज्यादा दिखानी पड़ेगी। तो जब आप समझदारी दिखाओगे तो आपने कियोस या कंफ्यूजन का पार्ट नहीं बनना, आपने उनको क्लैरिटी में लेके आना है। और नेगेटिव डिसिप्लिन क्या है, इंक्रीजिंग द कियोस। पहले रोना धोना, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ऊपर से 2 चांटे और लग गए, पहले ही कंप्लेनिंग हो रही है, ये हो रहा है, क्रिटिसिज्म हो रहा है, ऊपर से आपका एक अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट और आ गया। वी हैव टू अवॉइड दैट। तो अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करें नेगेटिव डिसिप्लिन की, तो कैसा होता है, मतलब नेगेटिव डिसिप्लिन कैसा साउंड करता है, क्रिटिसिज्म, डिमोशन। सो नेगेटिव डिसिप्लिन में क्या होता है, डिमोशन, क्रिटिसिज्म, टर्मिनेशन। ऑफ कोर्स किसी किसी कंडीशन में हमको नेगेटिव डिसिप्लिन यूज करना पड़ता है, जब कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट है, वायलेंस है, या कोई वाइटल सेफ्टी का कोई प्रोटोकॉल है, अगर वो फ्लाउट किया गया है, कोई इलीगल बिहेवियर है, कोई अनसेफ बिहेवियर किया गया है, तो हमको नेगेटिव डिसिप्लिन मतलब टर्मिनेशन, सस्पेंशन करना पड़ता है। लेकिन ये जो रोज रोज के ऑफेंसेस हैं, ये जो लेट आना है या टाइम पे सबमिशंस नहीं देना है, या कोई भी जो भी हमारे प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो नहीं हो रहे हैं, तब नेगेटिव डिसिप्लिन की बजाय हमको क्या इस्तेमाल करना है, इसे कहते हैं पॉजिटिव डिसिप्लिन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन। और सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन कैसा होता है, रिवॉर्ड्स हैं, एप्रिसिएशन है, इंसेंटिव्स हैं, प्रमोशंस है, कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट है टू मोटिवेट द एम्प्लॉय टू वर्क विलिंगली टू अकम्प्लिश द सेट गोल्स। अगेन अभी साउंड करेगा मैम ये बहुत मुश्किल है, बट मैं कोशिश करूंगी इसको रोजमर्रा के एग्जाम्पल्स लेके आपको इसको कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में बात करने की। एक सिंपल सा टिप मैं आपको देती हूँ, रादर देन scolding a child who is misbehaving in the class, what we need to do is appreciate someone who is contributing and behaving in the class. शायद पिछले जो हमारा सेशन था उसमें मैंने आपसे 3 A's साझे किए थे, अटेंशन, एप्रिसिएशन एंड अफेक्शन। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हर ह्यूमन की 3 बेसिक नीड्स होती हैं, टू बी हर्ड, टू बी सीन एंड टू बी वैल्यूड। अग्रीड? अब आज तक हम क्या करते आए हैं ना, आज तक हम हर उस बिहेवियर को अटेंशन पे करते आए हैं जिसको कि हम डिसरप्टिव बिहेवियर कहते हैं। क्लास में सबसे ज्यादा नाम उस बच्चे का लिया जाता है जो शैतानी करता, तो उसकी नीड फॉर अटेंशन फुलफिल हो गई। बद से बदनाम भला नाम तो है, इसलिए वो क्लास क्लाउन बन जाता है, जानबूझ के क्लास डिसरप्ट करता है, क्योंकि बार बार उसका नाम लिया जा रहा है। अपना नाम मैंने उस दिन भी बताया था, सबसे म्यूजिक टू द ईयर्स है हमारे लिए। तो आज से एक सिंपल रूल आप प्रैक्टिस करना शुरू करिए डिसिप्लिन करने के लिए क्लास को, या लेट्स स्टार्ट हाईलाइटिंग द स्टूडेंट्स हु आर प्रोडक्टिव, हु आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, हु आर डूइंग थिंग्स ऑन टाइम। तो आज के बाद वो लिस्ट सुनाने की बजाय जिन्होंने सबमिशन नहीं दिया है, वो लिस्ट सुनाइए कि इन बच्चों का सबमिशन हो गया है, वेल डन, बाकियों का क्या स्टेटस है, एक बार ट्राई करके देखिए। सो एप्रिसिएशन हमेशा क्रिटिसिज्म से ज्यादा बेहतर तरीके से फंक्शन करती है। स्टार्ट paying attention, start appreciating the people who are following the rules rather than giving too much attention to the people who are not following the rules. You will see some difference. क्योंकि हमको ना एक चीज नहीं अच्छी लगती और वो है रिजेक्शन या इग्नोरेंस। तो आज से ये एक छोटा सा बदलाव लाके देखिए, हाउ डज इट वर्क फॉर यू।
अब पॉजिटिव डिसिप्लिन है क्या? Positive discipline reduces the need for personal supervision to make the students or the employees conform to the organizational rules, regulations, procedures and standards. क्योंकि positive discipline restrict नहीं करता, वो ज्यादा autonomy या freedom देता है। कैसे देता है उसकी बात हम अभी करेंगे। और क्योंकि किसी भी स्टूडेंट के पास, एम्प्लॉय के पास ज्यादा फ्रीडम है, एज अ रिजल्ट, मैंने उस दिन भी बात करी थी, याद है कि आपको ह्यूमन नेचर की, फ्री विल की बात करी थी कि अगर हम फ्री विल को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और जब जब हमें मौका मिलता है फ्री विल को एग्जीक्यूट करने का, वी आर एबल टू परफॉर्म बेटर। सो जब हम किसी को ज्यादा ऑटोनॉमी देते हैं, सो इट लीड्स टू ग्रेटर सेल्फ एक्सप्रेशन एंड वी आर एबल टू acquire the group objectives because हम उसके साथ identify कर पाते हैं। Now here are the steps that you need to follow when we are applying or executing positive discipline। सबसे पहली चीज जो पॉजिटिव डिसिप्लिन में है ना, वो है क्लैरिटी एंड सबसे पहले है कम्युनिकेशन। कई बार क्या होता है ना, एम्प्लॉयज को या बच्चों को पता ही नहीं होता कि करना क्या है, व्हाट इज टू बी डन। आई एम गोइंग टू डू वन, एक महीने का मेरा किसी कॉलेज के साथ एक वो है ट्रेनिंग प्रोग्राम है। वो बोले जी हमने 15 एम्प्लॉयज से शुरू किया था, आज पता नहीं हमारे पास 90 एम्प्लॉयज हैं और अब इतना कियोस है वहां पे। क्यों? क्योंकि वो 15 से 90 कब हो गए, बीच में ना कोई किसी ने कुछ क्लैरिफाई नहीं किया, किसने किसको रिपोर्ट करना है, क्या प्रोटोकॉल है, और अगर एब्सेंटिज्म है तो क्या करना है, अगर सब्स्टिट्यूट लगा, वहां किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो पहली चीज क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ? इट इज मोर डिफिकल्ट टू गेट एन एम्प्लॉय टू करेक्ट अ प्रॉब्लम इफ शी डज नॉट क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम। आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल देती हूँ इसका। कई बार क्या होता है ना, बच्चा सुबह 9 बजे बदमाशी करता है और मदर उसको बोलती है आने दे पापा को, मैं तेरी शिकायत लगाऊंगी। 5, 5:30 बजे फादर आए, माँ ने बताया इसने ये किया था। 5:30 बजे फादर ने 2 चांटे लगाए, वो रो रहा और वो रोते रोते पूछ रहा मुझे मारा क्यों। अरे भाई पहले क्लैरिटी तो दो। सो द पहला स्टेप जो है ना डिसिप्लिन का, वो क्या है? यू मस्ट मीट दैट स्टूडेंट, दैट एम्प्लॉय इन प्राइवेट टू डिस्कस द प्रॉब्लम। मान लीजिए आपका कोई सबॉर्डिनेट है, वो रोज लेट आ रहा है, सबके सामने उसको इंसल्ट करने से, क्रिटिसाइज करने से या डांटने से अच्छा है बोलिए आई नीड टू स्पीक टू यू। उन बच्चों को, उन कॉलीग्स को या सबॉर्डिनेट्स को अलग से बुलाइए and you got to talk to them that do you realize that you're not able to reach on time, और आपके टाइम से ना आने से पूरे कॉलेज का कह रहे हो या पूरे डिपार्टमेंट में एक कैजुअलनेस ग्रो कर रहा है और उसकी वजह से एक बहुत रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। एक सिंपल रूल है किसी में कुछ बदलाव लाने का, और वो रूल क्या है? क्रिटिसाइज इन प्राइवेट एंड प्रेज इन पब्लिक। अगर आप कुछ काम, देखो एक बात समझिए, जब वैलिडिक्शन सेरेमनी होती है या कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होती है, वो प्राइवेट में होती है, पब्लिक में होती है, सबके सामने होती है ना? क्योंकि जब इतने लोग आपको स्टेज पे जाके देखते हैं और ताली बजाते हैं, कितना अच्छा लगता है। बेसिकली वी आर सोशल एनिमल्स, तो सोशल सेटअप में जब रिकॉग्निशन मिलता है वी फील सो गुड अबाउट इट, एंड द रिवर्स इज ट्रू फॉर क्रिटिसिज्म। अगर हम किसी को भी गलती के लिए सबके सामने डांटते हैं, इट इज एक्सट्रीमली ह्यूमिलिएटिंग। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। हमने एड्रेस करना होता है गलती को, हम एड्रेस करते हैं इंसान को। अग्रीड? मान लीजिए अगर मैं सिगरेट पीती हूँ और मेरे पेरेंट को या मेरे स्पाउस को या किसी को भी इस बात को एड्रेस करना है, तो हम कैसे एड्रेस करें? तुम सिगरेट पीती हो, तुम ऐसा करने की वजह, तुम ऐसे करते हो, तुम ऐसे करते हो, तुम ऐसे करते हो। यू आर इन्फ्लिक्टिंग इंजरीज ऑन द पर्सन। और समबडी इज स्मोकिंग क्योंकि वो एंग्शियस है, उसको कुछ प्रॉब्लम है। वैसे मैं सिगरेट नहीं पीती, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, राइट? आई एम जस्ट पिकिंग अप एन एग्जाम्पल। मान लीजिए आपने किसी स्टूडेंट के पॉकेट से या बैग से आपने सिगरेट रिकवर किया, सो यू नो व्हाट विल फॉलो? उपदेश और डांट और डपट। तो ये उपदेश, ये डांट डपट बच्चे को मिल रहा है, सिगरेट तो वहीं पड़ी है भाई। सेकंड रूल ऑफ डिसिप्लिन हमेशा याद रखिएगा, डिफरेंशिएट, नो द डिफरेंस बिटवीन द डीड एंड द डूअर। जब हम नेगेटिव डिसिप्लिन में पढ़ते हैं ना, हम डूअर को एड्रेस करते हैं। जब हम पॉजिटिव डिसिप्लिन में पढ़ते हैं ना, हम उस एक्टिविटी को, उस कंसर्न को, उस इशू को एड्रेस करते हैं। सो जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो किसी से प्राइवेट में, बोलो तुम लेट आ रहे हो, तुम्हारे लेट आने की वजह से बहुत ज्यादा माहौल खराब हो रहा है, सब ठीक है? तो लेट आना इज अ प्रॉब्लम यार,
वो इंसान प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट. सो फर्स्ट थिंग इज कम्युनिकेशन. And second is, how do you talk to that person? When discussing problematic behavior, talk to the employee like a friend. Show respect and show trust. Even though हमारा job उस समय behavior को correct करना है, even when you're talking to students, I'll give you one more example here. Please समझिए कि आपको इंसान को तो इंसान की तरह ट्रस्ट करना है ना, इशू को एड्रेस करना है. मान लीजिए कोई शराब पीता है, कोई बहुत शराब पीता है, हम उस इंसान को क्या बोलते हैं? कोई लेबल अटैच करते हैं, शराबी. और हम चाहते हैं वो शराब पीना छोड़ दे, और हम बात पता कैसे करते हैं? अरे शराबी तो इतनी शराब पीता है, तो शराब पीना छोड़ दे. यू हैव क्रिएटेड एन आइडेंटिटी आउट ऑफ दैट पर्सन. ऐसे ही हम बच्चों के लिए कहते हैं ना, नालायक पढ़ना शुरू कर दे. अरे नालायक कैसे पढ़ते हैं, पहले मुझे समझाओ. शरारती बच्चे क्लास में बिहेव करना शुरू कर दे, केयरलेस बच्चे थोड़ा केयरफुल हो जाए. आप रे, you are creating an identity out of that person, and then you want that person to change that identity. Please understand it that the person is not to be addressed, the issue, the concern is to be addressed. और मैंने उस दिन भी आपको बोला था, the more you criticize, either you will offend that person or the person will become offensive or defensive. वो आपकी बात ही नहीं सुनेगा, वो अपना behavior justify करके चला जाएगा, झगड़ा करेगा आपके साथ. बात तो प्रॉब्लम तो वही रह गई ना, लेट आना थोड़ी ना उससे ठीक हो गया. तो क्या फायदा हुआ आपकी बात करने का? सो वी मस्ट टॉक कि भैया तुम इतने सिंसियर लगते हो मुझे, और इतने एंथुसियास्टिक हो या एनर्जेटिक बच्चे हो, ऐसा क्यों नहीं करते? मतलब ऐसा क्यों करते हो? उसको भी समझाओ कि मेरा झगड़ा तेरे से नहीं है भाई, माई प्रॉब्लम इज द बिहेवियर, लेट्स टॉक अबाउट इट. सो ट्रीट पीपल वेल, तमीज से, इज्जत से बात करेंगे और तहजीब से इस इशू को सुलटाने की कोशिश. याद है ना कोविड के टाइम पे, हाँ हमने कोविड से लड़ना है, मरीजों से नहीं. हमने तो मरीजों से लड़ना शुरू कर दिया था. कम्युनिकेट विदाउट एंगर. लॉजिकली सिचुएशन को अप्रोच कीजिए, इमोशनली नहीं, है ना. जितना गुस्सा, जितना इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन होगा, उतना इशू एड्रेस नहीं होगा. आप प्रॉब्लम के रूट पे नहीं जा पाएंगे. आपका वॉइस फर्म होना चाहिए बट सॉफ्ट होना चाहिए हमेशा, है ना. सो व्हेन यू सी समबडी मिसबिहेविंग, फ्लाउटिंग द रूल, राइट, नॉट काइंड ऑफ फॉलोइंग द रूल, पहली चीज, पहला सेंटेंस, मुझे आपसे बात करनी, आई नीड टू स्पीक टू यू, आप मुझे मिलिए. दूसरा रूल, आपको उसकी आइडेंटिटी नहीं क्रिएट करनी. समथिंग लाइक नॉन सीरियस, समथिंग लाइक नॉन कमिटेड. नो, तो आपने तो नॉन कमिटेड, नॉन सीरियस बोल ही दिया ना, फिर वो क्यों कुछ करेगा? एक्सप्लेन व्हाई द बिहेवियर इज अ प्रॉब्लम. लोगों को कई बार ये पता ही नहीं होता कि उनका बिहेवियर से बाकी लोग के बिहेवियर को या बाकी चीजों पे क्या असर पड़ रहा है. जैसे लुक एट दिस, जब लोगों को जब वो कोई लेट आ रहा है या कोई अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहा है, राइट, यू हैव टू एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेस. राइट, आपको ये बताना पड़ेगा कि क्यों जरूरत पड़ी है मुझे आपसे बात करने की, कि भैया लोग शिकायत कर रहे हैं, आपका रेपुटेशन खराब हो रहा है, और ऐसा करने से आपके अप्रेजल पे इसका असर पड़ेगा. व्हेन यू एक्सप्लेन द बिहेवियर टू समवन, देन व्हाट हैपेंस इज लाइक ये देखिए, मैंने 4 पॉइंटर्स भी लिखे हैं कि अगर कोई लेट आ रहा है तो एज अ रिजल्ट उनके लेट आने की वजह से पूरा डिपार्टमेंट का जो एटमॉस्फेयर है वो इफेक्ट हो रहा है, एक बैड एग्जाम्पल सेट हो रहा है, डेकोरम खराब हो रहा है, और एज अ रिजल्ट हमको इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना है. सो एक्सप्लेनिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द बिहेवियर. और एक बार जब आपने अपनी प्रॉब्लम एक्सप्रेस कर ली, यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होनी चाहिए. नॉर्मली जो कॉन्वर्जेशन है ना, यहाँ पे खत्म हो जाता है. अगली चीज जो आपने करनी है ना, आपने उससे पूछना अब आप कल से क्या करेंगे इस बिहेवियर को बदलाव लाने के लिए. सो लेट सपोज कोई बच्चा है क्लास का डेकोरम खराब कर रहा है, उनको अलग से बुलाइए कि बेटा अच्छे खासे एनर्जेटिक सिंसियर टाइप के बच्चे लगते हो, आपके बिहेवियर की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं क्लास में, which is not acceptable. तो अब मुझे बताओ कल से क्लास में तुम कैसे डिफरेंटली बिहेव करोगे. या ये जो एम्प्लॉय रोज लेट आ रहा है, व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव? आप 15 मिनट पहले चलिए, आप अपना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज करिए. आप अगर किसी को घर में कुछ और इश्यू है, आप मेड रखिए. मुझे नहीं पता, मतलब उसका समाधान क्या है, दैट समाधान हैज टू बी टॉक्ड अबाउट. और उसके बाद है कमिटमेंट. एक बार उसने बोला कि हाँ ठीक है, इसका ये समाधान हो सकता है, ये इसका अल्टरनेटिव वे ऑफ डीलिंग विद दिस सिचुएशन हो सकता है, इसका ये रेमेडी हो सकता है. सो यू टेक अ कमिटमेंट फ्रॉम दैट पर्सन और
उसके बाद आप बोलोगे कि अच्छा अब एक हफ्ता मैं तुम्हारे बिहेवियर को ऑब्जर्व करूंगा एंड वी हैव टू मीट and review this problem again, isn't it? So that commitment and that review, that feedback is extremely important. कहने का मेरा मतलब है कि सामने वाले को ये समझ में आना चाहिए कि वो अकाउंटेबल है, ये आखिरी मीटिंग नहीं है, ये पहली मीटिंग है. So first of all we have to identify the problem, not the person. We have to identify the problem and then you have to sit with the person and analyze it कि भाई ये दिक्कत है, and then you have to discuss कि इसके सॉल्यूशंस क्या हैं. सॉल्यूशंस डिस्कस करने के बाद डॉक्यूमेंटेशन या कमिटमेंट होता है और उसके बाद फॉलो अप होता है. ये है प्रॉपर तरीका किसी भी प्रॉब्लमैटिक इशू को एड्रेस करने का. तो जब हम ऐसा कुछ एप्रिसिएशन का कोई टेस्टिमोनियल बनाते हैं ना, तो हम इंसान की प्रेज नहीं करते, हम उसके काम की प्रेज करते हैं. कैसे काम की प्रेज करते हैं कि इन्होंने रोज पंचुअलिटी से, कंसिस्टेंसी से इतने महीने काम किया और इनकी पंचुअलिटी और कंसिस्टेंसी की वजह से हमारा कॉलेज या हमारी ऑर्गेनाइजेशन या हमारी क्लासेस ये अचीव कर पाई हैं और ये अवार्ड उनको उनकी इस वर्क प्रोसेस के लिए मिल रहा है. उनको ये अवार्ड उनकी पर्सनालिटी या उनकी किसी पर्सनल एट्रीब्यूट की वजह से नहीं मिल रहा. So we appreciate people for their creativity. We appreciate people or we encourage people for their consistency. We encourage them because वो out of the way गए कोई काम करने के लिए. एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं. Use your pens and papers और ये लिखिए कि आप ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप अपने स्टूडेंट्स के अंदर या जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स के साथ साथ वो एक कॉलम और बनाएंगे, आप अपने सबऑर्डिनेट्स के अंदर इनकलकेट करना चाहते हैं. ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं, ऐसे कौन से बिहेवियर्स हैं जो आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट्स और आपके सबऑर्डिनेट्स के अंदर इनकलकेट हो. एक लिस्ट बना लीजिए. पंचुअल हो, डिसिप्लिन हो, मॉरल, वेल बिहेव. ये ना बड़ी वेग टर्म्स है. आप अपनी मतलब घर पे जाके वेल बिहेवियर को भी डिफाइन करिएगा कि वेल बिहेवियर क्या होता है. ओके, आपके हिसाब से वेल बिहेवियर की डेफिनेशन क्या है. अब अगला स्टेप सुनिए, करने वाला काम क्या है. नाउ व्हेनेवर यू सी योर कॉलीग्स, योर सबऑर्डिनेट्स, योर स्टूडेंट्स कमिंग टू द क्लास और द कॉलेज और व्हाटएवर ऑन टाइम, राइट, एक लाउड अनाउंसमेंट करिए. आई रियली अप्रिशिएट योर कमिंग टू कॉलेज ऑन टाइम. I really acknowledge your coming to the class every day right on time. हम क्या करते हैं, हमने देखा हाँ बच्चे आ गए, हम पढ़ाना शुरू कर देते हैं, फिर बच्चे लेट आते हैं, हम उनको डांटते हैं. अरे भाई जो टाइम से आ रहा है, आपने क्या उसको बोला, आपने उसको अक्नॉलेज किया. शब्दों का धनी होना पड़ेगा दोस्तों. You have to put it in lot of words. What is it that you appreciate in the other person? जब स्टाफ का मीटिंग होता है ना, जो एक इंसान आउट ऑफ द वे जाके काम करता है, नाम लेके बोलिए. लेट्स सपोज मिश्रा जी आपका इस तरह से काम करना, लेट तक बैठना और इस तरह की जो कमिटमेंट है कॉलेज के लिए या डिपार्टमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मैं इसको सच में बहुत अप्रिशिएट करता हूँ. ताकि वो जो 2-3 लोग हैं जो काम नहीं करते, उनके कान में ये बात तो पड़े कि वो जो सामने वाला है, वो जो कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है, उस कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्निशन मिल रहा है, उस कंट्रीब्यूशन को पब्लिक आई मिल रहा है. हमारी आदत है ये कि जो अच्छा है, जो सूटेबल है, जो अप्रिशिएबल है, वो तो है ही, मतलब वो तो चलो ठीक है. और जो चीज हमें जो अनडिजायरेबल है ना, वो अननेसेसरीली हाईलाइट होता है, और जो डिजायरेबल है उसको उसकी आई वुड से रेलेवेंट और उसको नहीं मिलती appreciation. So anything you want someone to inculcate, you have to talk about that particular characteristics. First you have to catch someone doing it. हमारे पास हाई अचीवर्स के अवार्ड्स होते हैं, जो फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया. कोई बात कर रहा है वैल्यूज की, मॉरल्स की. क्या हमारे पास एक ऐसा अवार्ड है जिसमें हम उस स्टूडेंट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं जिसने बहुत हाई मॉरल्स और हाई वैल्यू सिस्टम शो किया कॉलेज में? नहीं है. तो कैसे होगा, कैसे दिखाएंगे बच्चे वैल्यूज और मॉरल्स? ऐसे देश में जहां नीरव मोदी और मलाया जैसे लोग करोड़ों रुपए की साइफनिंग करके मजे काट रहे हैं,
आप देख रहे हो मीडिया में भी तो हाईलाइट नेगेटिव ही होता है ना, पॉजिटिविटी हाईलाइट ही नहीं होती। मेरा यही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि जो अच्छा है, जिसे आप चाहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो चीजें दिखें, लोग उन चीजों को इनकॉर्पोरेट करें, इम्बाइब करें, talk about it very loudly, give clarity to people, this is what is appreciated, and then when they show that behavior, make it loud and clear, staff room में सबके सामने बोलिए कि I have an announcement, आपको पता है इन्होंने ऐसा 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 किया, फिर देखिए बदलाव। और रिकॉग्निशन सबको चाहिए, अटेंशन सबको चाहिए, अप्रिसिएशन सबको चाहिए। ट्राई करके देखिए सर, शायद इट शो सम रिजल्ट्स। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट मोराल। मोराल हाई होगा जब हमारे बच्चों को या हमारे कॉलीग्स को या एम्प्लॉयज को एक एनवायरनमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल सेफ्टी महसूस होगा। सबसे पहले गिविंग स्टाफ क्लियर गोल्स, क्लैरिटी ऑफ गोल्स, व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ देम, चाहिए क्या। दूसरी बात, मेकिंग देम फील हर्ड, वही बात हो गई, एवरीबडी वांट्स टू बी सीन, everybody wants to be feel seen, heard and valued। तो अगर एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एज अ क्लास टीचर, अगर आप एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जहां people can come and talk to you and share their problems with you, and you listen to them without judging them or criticizing them, and then you help them resolve that problem with whatever tools and whatever अपनी आपकी जो भी limitations है, आप या आपके जो भी powers है, उनको यूज करके अगर आप उनकी वो प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर देते हैं, एम्प्लॉयज का मोरल हाई हो जाता है। ऑल्सो बच्चों के मोरल को हाई करने के लिए देयर आर 2-3 थिंग्स दैट आई विल शेयर विद यू। पहला, प्लीज परमिट चिल्ड्रन टू एक्सपेरिमेंट एंड फेल। हमारी कल्चर में ना ऑटोनॉमी है, ना रिकॉग्निशन फॉर एक्सपेरिमेंटेशन है, और फेलियर का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब भी कोई इंसान कुछ नया करेगा, कुछ अलग करेगा, वो पहली बार में सही रिजल्ट ना दे पाएगा। सो हाउ मच यू अलाउ दैट environment where people have some kind of autonomy and you allow them to experiment and you allow them to fail, तभी तो लोग क्रिएटिव होंगे, तभी तो वो आउट ऑफ द बॉक्स, अगर वो मतलब फेल हो जाते हैं, वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं ला पाते, और they are punished for it or there is an explanation call for it, so I am sorry, कुछ भी नया ट्राई नहीं करेगा कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, वही घिसे पिटे तरीके से सब कुछ चलता रहेगा। सो एज अ टीचर एंड एज अ सीनियर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम अपने से जूनियर्स को या अपने से सबऑर्डिनेट्स को कुछ ऑटोनॉमी दे, कुछ अलग, कुछ डिफरेंट करने की। दैट इज वन वे ऑफ बिल्डिंग दी मोरल। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो क्या, आप कैसे उन सबको ये विश्वास दिलाते हो दैट आई ट्रस्ट यू, कि मुझे विश्वास है कि आप जो भी करोगे ना उसमें डिपार्टमेंट का, क्लासरूम का और ऑर्गेनाइजेशन का हित ही है। ये बड़ी गांधीयन अप्रोच है मोरल बूस्ट करने की, क्योंकि ना बहुत सारे बिहेवियरल जो तरीके हैं, जैसे वही बोला ना, 7th पे कमीशन है, सैलरीज आपके पास आ रही है, अकाउंटेबिलिटी लेवल्स लो है, और बहुत ज्यादा कंट्रोल आप किसी को कर नहीं सकते हो। तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास एक ही अस्त्र बचता है, एक ही शस्त्र बचता है, एक ही नीति बचती है, वो है व्यवहार। तो आप कैसे उस इंसान को ये यकीन दिला देते हो कि भाई तेरी अच्छाई में हमें पूरा यकीन है और हमें ये पता है तू जो करेगा उसमें डिपार्टमेंट का हित ही होगा, एंड आई ट्रस्ट यू विद योर कैलिबर एंड योर एबिलिटी एंड योर पोटेंशियल, एंड आई नो दैट व्हेन अ सिचुएशन, अ रिस्पांसिबिलिटी इज गिवन टू यू, you will rise up to that responsibility, you will not disappoint me। करके देखिए, माने these experiments have never failed। Finally, I'll give you 5 more tools which can be used very effectively in an organizational setup to raise the morale। पहला है transparency। Whatever is the protocol, whatever are the rules and the regulations, they are transparent and they apply to all, there are no exceptions। दूसरी बात, हर इंसान में ना कोई स्ट्रेंथ है,
हर इंसान में कोई अच्छाई है, हर इंसान में कोई कॉम्पिटेंस है. सो आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में हाउ डू यू अलाउ, permit or encourage that person to use that strength or competence will also help that person contribute effectively in the organization. कोई अच्छा लिखता है, किसी की मैनेजरियल स्किल्स बहुत अच्छी हैं, किसी की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, किसी की नेटवर्किंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो अगर आप किसी को ये परमिट करें, आप किसी को ये मौका दें कि उसके टैलेंट्स और उसकी कॉम्पिटेंसीज को वो यूज कर सके, यू विल सी लॉट ऑफ डिफरेंस. कोई बच्चा वो बहुत क्रिएटिव है, कोई बच्चा है वो बहुत अच्छा गाता है, कोई अच्छा बोलता है, हाउ डू यू अलाउ दैट पीपल टू शोकेस देयर टैलेंट? Recognition. I think I have talked a lot about recognition and I've already said a lot about autonomy. The last thing that I will talk to you about is sense of purpose. दो लोग जिनसे मैंने बात करी है जो कि एक्सट्रीम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने अपने फील्ड्स में, बट उनको लगता ही नहीं है कि हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. एक है हाउसवाइफ्स और एक है टीचर्स. लेट मी बी वेरी ब्लंटली ऑनेस्ट विद ऑल. हाउसवाइफ्स इतना कंट्रीब्यूट कर रही हैं घर में, बट उनको पूछो आप क्या करते हो, जी मैं तो सिर्फ एक हाउसवाइफ हूँ. और यही एग्जैक्ट मेंटालिटी हम टीचर्स की भी है. व्हेन देयर इज समबडी हु इज अ ब्यूरोक्रेट, समबडी हु इज अ पायलट, समबडी हु इज अ पॉलिटिशियन, समबडी हु इज वर्किंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड ही इज सम सीनियर मैनेजर और वीपी, आपने देखा वो कितना प्राइड लेते हैं अपने काम में. एंड वी द बिल्डर्स ऑफ दिस नेशन, वी द पीपल हु कंट्रीब्यूट इन बिल्डिंग अप द यूथ ऑफ द नेशन, इफ यू थिंक अबाउट दिस कि हम में कितना प्राइड लेते हैं या हम कितना वैल्यू करते हैं प्रोफेशन वी आर इन, यू विल डिसअपॉइंट योरसेल्फ. माय फाइनल सजेशन टू ऑल ऑफ यू इज please see purpose in what you are doing. We are teaching as a badge on your collar. You got to be proud of the fact that you are in a profession that you are able to influence hundreds and thousands of students in your career, और आपकी वो कंट्रीब्यूशन जिंदगियां बना सकती है. हम मशीनों से नहीं, हम जीवंत लोगों से, यंग ब्लड के साथ हम डील करते हैं. So if you really want to raise the morale of people, I'll give you one example. One of the dirtiest jobs in the world is जो अस्पतालों में लोग बीमारों की साफ सफाई करते हैं, दिस जो जिनको हम जेनेटर्स बोलते हैं इंग्लिश में. सो एक स्टडी में जेनेटर्स से ये पूछा गया कि आप क्या करते हो. तो जिन लोगों ने ये बोला, जो केयर टेकर्स होते हैं, जो पेशेंट्स का क्लीनिंग करते हैं और उनको जो बेड पेशेंट्स होते हैं, जो बेड पे पेशेंट्स होते हैं, उनकी साफ सफाई करते हैं, मतलब इट्स अ वेरी डिमीनिंग जॉब. तो उनसे पूछा गया कि तुम क्या करते हो. तो कुछ ने तो बोला कि हाँ भाई हम तो साफ सफाई का काम करते हैं, हम क्या है, हम तो बिल्कुल लोएस्ट रंग ऑफ द लैडर पे. और कुछ जेनेटर्स जो वही काम कर रहे थे, उनसे पूछा तुम क्या करते हो, वो बोले that we help the patients in the process of their healing and we help them, give them better quality of life when they're going through a difficult treatment of their lives. We add value to their lives. And it was found that people who attached a lot of positive meanings to their jobs, their morale was high. They were happier because they saw value in what they were doing. So if you really want to raise the morale of people around you, please उन्हें ये दिखाइए कि जो वो काम कर रहे हैं उससे वो कितना वैल्यू ऐड कर रहे हैं सोसाइटी में, बच्चों की लाइव्स में, वो कैसे जिंदगियां बदल रहे हैं और वो क्या इम्पैक्ट ला रहे हैं उनके ऊपर. सो अगर किसी का मोरल हाई करना, आप उनको कितना प्रोग्रेस करने का अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, उनको उनका टैलेंट और कॉम्पिटेंस दिखाने का कितना अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, उनको ग्रो करने का कितना अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, और क्योंकि वो इतना अच्छा से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आप उनको कितना विजिबल बना रहे हो. दुनिया कितना जानती है क्या भाई इस कॉलेज में ये टीचर है, और आई मीन वैसा इंसान नहीं है, उतना इन्फ्लुएंशियल कोई बंदा नहीं है, या उतना कंट्रीब्यूटिंग कोई बंदा नहीं है, उतना ऑनेस्ट कोई बंदा नहीं है. प्लीज ensure that people who are doing work, they get their dues in terms of appreciation, and in terms of attention, and in terms of visibility that they desire. I am 100% sure it will make some difference to those who are just kind of being present in the college and not contributing much. So this is what I wanted to share with you vis-a-vis positive negative discipline and building up the morale and keeping the motivation high was concerned.
आई होप यू फाउंड इट यूजफुल, और इसमें से कुछ चीजें आपको ऐसी जरूर मिली होंगी जो आप अपने डे टू डे वर्क लाइफ में आप उनको इस्तेमाल कर सकेंगे, और अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे, you will definitely find some difference there.